सर बायो में 300 के ऊपर बढ़ ही नहीं रहे। क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि आपको गलतियां ही पहचान में नहीं आ रही हैं। आपकी गलतियां क्या है? अब नीट में केवल लास्ट 50 दिन बचे हैं। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप हार्ड वर्क कर सकते हो, आप डेडिकेटेड हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको केवल टाइम पास करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए ये वीडियो देखना है, तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। बच्चों, कल ना मुझे एक बच्चा मिला। वो बच्चा काफ़ी परेशान था। उस बच्चे से मैंने उसकी प्रॉब्लम पूछी। वो आया मेरे पास बैठा और उसने मुझे अपनी प्रॉब्लम सुनाई कि सर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से मैं कुछ टाइम पढ़ाई नहीं कर पाया। मैंने पूछा कितना टाइम? उसने कहा कि सर मेरे लगभग 3 महीने ख़राब हो चुके हैं, 3 महीने से कुछ पढ़ाई नहीं करी है, बहुत कम पढ़ाई होने की वजह से बिल्कुल पढ़ाई से डिस्कनेक्टेड हूँ, और अब नीट में केवल लास्ट 50 दिन बचे हैं। तो इन 50 दिन में अगर मैं मेहनत करता हूं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? मैं मेहनत करने को तैयार हूं। तो उस बच्चे के अंदर वो डेडिकेशन दिखा कि हाँ वो कर लेगा। तो मैंने उसको एक प्लान बनाकर दिया 50 दिन का कि भाई उसे अगले 50 दिन किस तरह से पढ़ाई करनी है। मुझे लगा ये प्लान आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बच्चों। अब नीट में केवल 50 दिन बचे हैं। अब आपका सवाल ये होता है कि सर मैंने तो अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं करी है, मैंने कुछ नहीं किया है, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? बच्चों देखो, पहली चीज़, ये कोई मैं जादुई मंत्र या कोई मैं ऐसा कोई आपके लिए ताबीज़ लेकर नहीं आया हूँ कि भाई मैंने ताबीज़ पहनाया और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होता है मेहनत, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन। अगर आप ये सब करने को तैयार हैं, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप हार्ड वर्क कर सकते हो, आप डेडिकेटेड हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको केवल टाइम पास करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए ये वीडियो देखना है, तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। ये उन बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जो बस स्ट्रैटेजी पूछते हैं हर टीचर के पास जाके कि सर ये बता दो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सिलेक्शन के लिए मुझे क्या करना चाहिए, सर लास्ट में क्या पढ़ूँ, पहले क्या पढ़ूँ। पढ़ कुछ नहीं रहा है, बस वो घूम रहा है, टीचर जा रहा है और जाकर बातें पूछ रहा है। तो भाई अगर तुम ये कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम सच में मेहनत करने को तैयार हो, सब कुछ छोड़ने को तैयार हो अगले 50 दिन के लिए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि देखो 50 दिन लगना पड़ेगा। मैं ये नहीं गारंटी लूंगा कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मैं इस चीज की गारंटी जरूर लूंगा कि अगर तुम्हारे आज 100 नंबर आ रहे हैं तो 50 दिन बाद डेफिनेटली तुम्हारे 300 से 400 नंबर आ रहे होंगे, अगर तुम इस प्लान को फॉलो करोगे। और अगर तुम्हारे मार्क्स 400 से 500 के बीच में है तो कंफर्म है कि तुम्हारा सिलेक्शन बिल्कुल अश्योर होगा। तो भाई अगर ये सब कर सकते हो, ये सब कुछ छोड़कर अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर मेहनत करने को तैयार हो, कंसिस्टेंट रहने को तैयार हो, हार्ड वर्क कर सकते हो, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क कर सकते हो। 14 घंटे पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे कर रहे हैं। लेकिन 14 घंटे में कई बच्चे ऐसे होते हैं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, बस चिल कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। 3-4 घंटे तो हम लोगों ने ओवर थिंकिंग में निकाल दिए। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पे बात कर रहे हैं। तो मैं आपको यह क्लियर कर रहा हूं कि भाई हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। आपको एक घंटा जो हमारा है, उस एक आवर का हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैंने इस 1 घंटे में क्या पढ़ा है, क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है। तो इसीलिए बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक 50 डे वॉर प्लान। और 50 डे वॉर प्लान आपको मदद करेगा अपने मार्क्स को इंप्रूव करने में। अगर आपके 200 से 250 नंबर भी आ रहे हैं तो आप 400-500 तक पहुंच सकते हो, अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। अब तुम कहोगे कि सर 400 में सिलेक्शन कहाँ होता है? सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो डेडिकेशन आएगा, जिससे डिसिप्लिन आएगा, जिससे कि तुम आगे अपनी तैयारी अच्छे से कर पाओगे। बात समझ आ रही है? तो अगर अभी भी कुछ नहीं किया है तो भी मेहनत करना चाहते हो और शुरू करना चाहते हो तो डेफिनेटली स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी के अंदर हम क्या लेकर आए। तो बच्चों देखो, हमारे पास अब बचे हैं कितने दिन? मात्र 50 दिन। ठीक, अब इन 50 दिन के अंदर हम इफेक्टिव स्टडी आवर्स जो हैं वो मानकर चलते हैं 12 आवर्स। ये इफेक्टिव स्टडी आवर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये समझो सर, इफेक्टिव स्टडी आवर्स वो हैं जिसमें हम लोगों ने एक्चुअली पढ़ाई की है। यानी कि अगर आप 14 से 15 घंटे डेली पढ़ रहे हो तो उसमें हो सकता है कई बार आप बैठे हो, किताब पढ़ रहे हो, लेकिन हो सकता है कुछ दिमाग के अंदर नहीं जा रहा हो, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लगा दिया हो, एक क्वेश्चन को लेकर बैठ गए, आधा घंटा खराब कर दिया, तो दैट इज नॉट इफेक्टिव। हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव स्टडी आवर्स जो आपके कम से कम 12 घंटे होने चाहिए अभी के टाइम पर। बात समझ आ रही है? तो कम से कम 12 घंटे आपके इफेक्टिव टाइम जो है वो होने चाहिए। इससे आपके टोटल आवर्स जो आते हैं बच्चों, आते हैं 600 आवर्स। अब इन 600 आवर्स में हमें 2 से 3 बार हमारा सिलेबस रिवीजन भी करना है, 5000 से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करनी है, और 20 से 25 टेस्ट भी देने हैं और उनका एनालिसिस करना है, जिससे कि
मुझे पता चल पाए कि मैं क्या गलतियां कहां पर कर रहा हूं और उन गलतियों को मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। क्योंकि बच्चों देखो, गलतियों को नहीं पकड़ोगे तो इंप्रूव नहीं कर पाओगे, इंप्रूव नहीं कर पाओगे तो आगे नंबर नहीं बढ़ेंगे। आपके कई सारे बच्चों की यह प्रॉब्लम होती है कि सर नंबर एक जगह जाकर रुक गए, सर बायो में 300 के ऊपर बढ़ ही नहीं रहे। क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि आपको गलतियां ही पहचान में नहीं आ रही हैं। आपकी गलतियां क्या है? अगर आपको आपकी गलतियां पता होगी तो आपको पता होगा कि उन्हें इंप्रूव कैसे करना है। बात समझ आ रही है मेरी? तो ये है आपके पास 600 आवर्स और ये 600 घंटे डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 600 घंटे जो हैं आपके जीवन के, ये डिसाइडिंग होंगे कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा या नहीं लगेगा। तो भाई बहुत तरीके से प्लानिंग करनी है इन 600 घंटों की। चलो शुरुआत करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बच्चों हम बात करते हैं व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। अभी हम क्या कर रहे हैं? तो हम सेम चीजें बार बार पढ़ रहे हैं, है ना। कॉपी लेके बैठ गए, सर रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़े जा रहे हैं, यही चल रहा है। तो सर पहली चीज तो हम बार बार पढ़ रहे हैं। दूसरा, बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस, है ना, जगह जगह टीचर के पास जा रहे हैं, सर आप कुछ बता दो, सर आप कुछ बता दो, सर आप कुछ बता दो, ये गलत है। ठीक। तीसरा, नई नई किताबें उठा रहे हैं, लास्ट टाइम है, 50 दिन बचे हैं और हम क्या कर रहे हैं, चलो कुछ नया करते हैं। भाई गलत। जो कर लिया है उसको पक्का करना है। तो अब देखते हैं हमारे डूज क्या हैं। तो पहला, रैपिड कंसेप्ट रिकॉल। रैपिड कंसेप्ट रिकॉल क्या है कि पहली चीज आपके पास 1 पेजर्स होने चाहिए। देखो मैंने अभी बायोटेक का 1 पेजर का जो एक शॉर्ट वीडियो है वो भी डाला हुआ है। इसी तरह से मैं और इस चैनल पर डालता रहूंगा, तो प्लीज चैनल से जुड़े रहना, है ना। आपको जल्दी जल्दी 1 पेजर्स से आप इस तरह का रिवीजन करते रहते हैं, कर सकते हैं, अपने रिवीजन को स्पीड अप कर सकते हैं, रिकॉल जल्दी कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो टाइम है वो बचता है। इसके बाद दूसरा, हाई एग्जीक्यूशन स्पीड, है ना। एक क्वेश्चन को लेकर बैठे, बहुत देर लगा दी, पता ही नहीं लग रहा टाइम कहां जा रहा है। तो भाई आपको सबसे पहले अपनी स्पीड पर ध्यान देना है, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर आपके पास एक पर्टिकुलर लिमिट ऑफ टाइम है, 3 घंटे हैं, और उन 3 घंटे के अंदर 180 क्वेश्चन लगाने हैं, ओएमआर भरनी है। तो उसके लिए आपके पास ये स्पीड होनी चाहिए। बिना स्पीड के काम नहीं चलेगा। नीट में 2 चीजों का टेस्ट होगा, स्पीड और एक्यूरेसी, कि सोच कितनी जल्दी सकते हो और कितनी जल्दी उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हो। इसके बाद ये रहा एक्यूरेसी। तो अभी मैंने आपको बताया 2 चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, स्पीड और एक्यूरेसी। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब हमने कहा कि सर हमारे पास ये जो 600 घंटे हैं, इसमें टाइम इजंट दी प्रॉब्लम। हमारे लिए टाइम प्रॉब्लम नहीं है कि सर 50 दिन बचे हैं। प्रॉब्लम क्या है हमारी सबसे बड़ी, कि हम प्रॉपर स्ट्रैटेजिकली उस टाइम को यूज नहीं कर सकते। तो आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी ही पड़ेगी, चाहे आप किसी भी टीचर की करें, लेकिन एक स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आप 10 स्ट्रैटेजीज को अपने साथ लेकर नहीं चल सकते। आपको एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है और ब्लाइंडली फॉलो करना है, क्योंकि जो भी आपको ये बात बता रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत एक्सपीरियंस है आपसे, और एक्सपीरियंस के साथ ही आपसे बात कर रहा है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि एक ही टीचर की बात माननी है और एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। तो अब देखो, आपके पास नीट में केवल 3 सब्जेक्ट नहीं है, आपके पास टोटल 4 सब्जेक्ट हैं। अब 4 सब्जेक्ट कौन कौन से समझते हैं। देखो सबसे पहला तो आपके पास बायोलॉजी है, सबसे ज्यादा नंबर का बायोलॉजी। आपके पास लगभग 50% पेपर आपका बायोलॉजी का होता है। 360 नंबर की ये बायोलॉजी, ये डिफाइन करेगी कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उसके बाद दूसरा है मेरे पास केमिस्ट्री। बच्चों स्कोर को इंप्रूव करने में मदद करता है आपकी केमिस्ट्री। ठीक। उसके बाद लास्ट आता है भैया फिजिक्स। जिसने स्मार्टली फिजिक्स को कर लिया उसका सिलेक्शन कंफर्म है। अब 3 सब्जेक्ट के साथ साथ चौथा आता है आपकी एग्जाम सॉल्विंग स्किल्स, कि आपकी स्पीड कैसी है, आपकी एक्यूरेसी कैसी है। अब स्पीड और एक्यूरेसी के लिए क्या करना है, देखो जब भी अब 50 दिन में कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हो तो यू शुड बी टाइम बाउंड। आपको टाइम बाउंड रहना ही पड़ेगा, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अब ये टाइम बाउंड प्रैक्टिस क्या होती है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं कि नीट में आपको फॉर एग्जाम्पल आप 1-1 घंटा तीनों सब्जेक्ट में डिवाइड करते हैं। मैं कहता हूं 50 मिनट करो। 90 क्वेश्चंस करने के लिए, साथ में ओएमआर भरने के लिए आपको 50 मिनट मिलेंगे बायो में। यानी आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, लगभग आपको 2 सवाल 1 मिनट के अंदर करने हैं। राइट। पढ़ना है, समझना है, आंसर निकालना है। ये चीज अगर आप नहीं कर पा रहे हो, यानी आपकी स्पीड अभी कम है, आपको इसको बढ़ाना है। अब बढ़ेगी कैसे, सर अभी तो मैं अगर 50 मिनट में हो सकता है कि मैं 60 सवाल ही कर पा रहा हूं, तो तुम्हें सीधा 90 पे नहीं टारगेट करना है, उसको धीरे धीरे बढ़ाओ। 5 क्वेश्चन ज्यादा करने की कोशिश करो 50 मिनट में, फिर 10 क्वेश्चन ज्यादा करने की कोशिश करो। 5-5 करके बढ़ाते जाओगे तो भी तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम उस टारगेट तक पहुंच पाओ। तो एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी एग्जाम सॉल्विंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 2025 के पेपर ने हमें यह तो बता दिया है कि अगर मैं अपने पेशेंस को लूज ना करूं, अपने आप को काम रखूं,
तो मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ, और अगर मैंने अपना पेशेंस लूज किया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी पड़ेगी कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम सॉल्विंग स्किल्स। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप ये कितना ही पढ़ लो, काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अच्छे अच्छे बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजीज नहीं होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि सर हमारे पास सबसे पहली बात आती है बायोलॉजी की। अब सब्जेक्ट वाइज बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट हमारे पास, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट बायो है ना, जिसको हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। अब बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो हमारा टारगेट भी कितना होना चाहिए, कम से कम 350 नंबर का ये टारगेट होना चाहिए कि सर एटलीस्ट हम 330 नंबर बायो में लेकर आ रहे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको पहले भी बताया है कि आपका जो कट ऑफ है वो 520 से 530 की रेंज में रहने वाला है, ज्यादा 540 चला जाएगा। आप सेफ स्कोर अपना 550 के ऊपर मानकर चलिए। अब 550 के ऊपर जाने के लिए अगर 330 आपके इसमें आते हैं तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में 100-125 नंबर चाहिए हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, जिससे कि आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सकता है। तो पहली चीज तो ये दिमाग में रखो। अब आप उनके लिए कितने क्वेश्चन सही करने हैं ये भी देखो। आप इसको मार्क्स से मत देखो, आप इसको क्वेश्चन से देखो कि आपको टोटल कितने क्वेश्चन सही करने हैं जिससे आपके इतने नंबर आ जाए। 100 नंबर के लिए आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं ये आप जानते हो, 25 क्वेश्चन मात्र। तो 25 क्वेश्चन 45 में से क्या आप नहीं कर सकते हो? तो मेरी बात को समझो कि 330 नंबर अगर आप बायो में ला पाते हो तो आपके लिए मतलब ये ऐसा है कि आपको बाकी सब्जेक्ट्स में एफर्ट बहुत कम हो जाएगा। तो शुरुआत करते क्या क्या करना भैया। देखो सबसे पहले तो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी है ना, जो कि आप पढ़ के बैठे होंगे। मेरे हिसाब से आप मेन लाइंस को हाईलाइट भी कर चुके होंगे अब तक। अगर नहीं करी है, कोई बच्चा अगर जीरो से स्टार्ट करना चाह रहा है कि नहीं सर मैंने तो कुछ नहीं करा है, तो वो केवल और केवल अब एनसीईआरटी पढ़े, वो एनसीईआरटी पढ़े और जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करे। उसके अलावा वो कुछ और नया ना करे कि नहीं सर मैंने तो शुरुआत ही करी है, मुझे नहीं पता अभी कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करना चाहता हूं। तो कोशिश करना चाहते हो तो अपनी एनसीईआरटी उठा लो और कोशिश करना शुरू कर दो। डायग्राम्स को सारा देखो, डेटा टेबल्स देखो, क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बहुत सारे डेटाबेस क्वेश्चन है ना, तो ये डेटा नाम सब चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक्सेप्शंस देखो, एज केसेस देखो। बात करते हैं रोल की, तो देखो 40 से 45 मिनट, 40 से 45 मिनट जो होता है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर आप बायो का पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो, है ना। हो सकता है जैसे लास्ट ईयर थोड़ा सा लेंदी था तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन उसमें आपको पैनिक नहीं करना है। आपको ये इंश्योर करना है कि मैं बायोलॉजी अच्छे से कंप्लीट कर रहा हूं, क्योंकि यही आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है बच्चों, यही आपको बेस्ट नंबर देकर जाएगा, है ना। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो मार्क्स हैं कम से कम वो बायो में बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब उसके लिए आपको कौन कौन से चैप्टर्स को कैसे टाइम देना है ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। तो अब इसके लिए आपके पास सबसे पहले आता है यहां पर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ध्यान से देखो 15% वेटेज है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। पिछले 5 साल में कितने क्वेश्चंस आए हैं? 35 क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। तो 15% के आसपास मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। इसके बाद जेनेटिक्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये रहा आपके पास। लगभग 22 क्वेश्चंस 5 साल में इससे पूछे गए। तो ये दोनों ही चैप्टर्स आपके लिए क्या हो जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद सेल साइकिल, सेल डिवीजन, अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल डिवीजन साथ में, और प्लांट किंगडम। तो आप ये जो कुछ टॉपिक्स आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं, अगर आप इनको भी कंप्लीट कर लेते हो तो आप बॉटनी का मेजर पार्ट जो है वो कवर कर चुके हो। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, मत लगाओ सारे चैप्टर्स में एफर्ट, मत लगाओ इतना एफर्ट। आप ऐसे चैप्टर्स को टारगेट करो, जैसे माइक्रोब्स आपको पता है कि आधे घंटे में रिवाइज हो जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने। तो अपने 8 नंबर वहां से इंश्योर करो ना यार। क्या जरूरत आ रही है कि हम बहुत बड़े चैप्टर्स को लेकर बैठे हैं जहां 15-15 दिन लग रहे हैं पढ़ने में? कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटे ज्यादा चैप्टर्स को टारगेट कर लो। आपको अपनी स्ट्रैटेजी को डिफाइन करना पड़ेगा। या तो आप लो एफर्ट वाले चैप्टर्स को देखो कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको मैं लास्ट में भी पढ़कर जाऊंगा, तो उनको लास्ट के लिए रख दो। जैसे माइक्रोब्स हो गया, प्लांट एनाटॉमी हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, इन चैप्टर्स को आप लास्ट के लिए रखो। बड़े चैप्टर्स को भी खत्म कर लो स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग वाला जो फेज है इसमें ऐसे चैप्टर्स को टारगेट करो जहां पर आपको पता है कि यहां क्वेश्चंस पूछे जाने के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास जूलॉजी। अब जूलॉजी के अंदर आपको पता है हम बायोटेक, वैसे बॉटनी, जूलॉजी दोनों जगह कंसिडर करते हैं, आप कहीं भी कंसिडर करें। तो 5 साल में 32 क्वेश्चन पूछे गए हैं बायोटेक से। एनिमल किंगडम से अच्छा खासा वेटेज है, लेकिन सारा कुछ याद करने का, तो इसीलिए आप लास्ट फेज में इसको रख सकते हो, जहां पर आपको एग्जाम्पल्स और फीचर्स याद करने हो, रिवाइज करने हो। इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से बात करें तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करें तो अगेन
एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एप्लीकेशंस। अब देखो दोनों बायोटेक पूरा का पूरा मिलाकर अपने आप में कितना वेटेज बना रहा है, 13 और 8, तो लगभग 21% पेपर के अंदर जो जूलॉजी के क्वेश्चंस हैं वो बायोटेक से आ रहे हैं। इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बच्चों आपके लिए कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको टारगेट में आपको रखना है, तभी आप इंश्योर कर पाओगे कि मैं मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा ला पा रहा हूँ। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में 3 अलग अलग पोर्शंस होते हैं आपके पास। सबसे पहला फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, थ्योरेटिकल डेटा ज़्यादा है आपके पास, तो कोशिश करो कि एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड हम लोग देख पाएं। या आपके पास उसके शॉर्ट नोट्स हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उन शॉर्ट नोट्स की मदद से रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो भैया रिएक्शन फ्लो चार्ट्स आपके पास होने चाहिए। रिएक्शन फ्लो चार्ट्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे, आप गूगल करोगे आसानी से, आपको बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज से ही मिल जाएगा। तो आप बेस्ट जो भी आपको लगता है वो चार्ट्स उठाएं, और अगर वो नहीं है तो आप अपने खुद प्रिपेयर कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो भी आप पढ़ रहे हो एक बार एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी से देखना शुरू करो कौन कौन से रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन दिए हुए हैं। ठीक, इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पता है कि न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे पर्टिकुलर चैप्टर्स को टारगेट कर लो जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और उनको शुरुआत से ही प्रैक्टिस करना ज़्यादा शुरू कर दो। ठीक, अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे हम लोग चैप्टर्स आपके पास एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनिक का जो वेटेज है आपको दिख रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके बाद अगेन हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पर है, तो ऑर्गेनिक के ही आप देख सकते हो कि अच्छा खासा वेटेज आपको पेपर के अंदर देखने को मिल रहा है। 976 3 आपको वेटेज यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। इसके बाद बात करें केमिकल बॉन्डिंग की, तो केमिकल बॉन्डिंग से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कोऑर्डिनेशन, इक्विलिब्रियम, इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स एंड डीएनएफ ब्लॉक। तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्रॉपर वेटेज। अब आप इजीली पिक कर सकते हो कि कौन से चैप्टर्स आपको पहले रखने हैं, कौन से चैप्टर्स बाद में रखने हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि मेरे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना बहुत आसान है, मैं इसको लास्ट में अगर 15 दिन भी पढ़ूंगा, 10 दिन भी पढ़ूंगा तो मेरा काम चल जाएगा, मैं 4 से 5 दिन में अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार कर सकता हूं, तो मैं इसको बाद के लिए रखूंगा। लेकिन मुझे पता है कि मुझे दिक्कत आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रैक्टिस ज्यादा करूंगा अभी से। बात समझ आ रही है? तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी ही चाहिए, तभी मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, भैया सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये डिफाइन करेगा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हो सकता है कि 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इस बार भी ऐसे आ जाएं जो बहुत ज्यादा लेंदी हैं और जिनको देखकर तुम फैल जाओ। अगर तुम फैल गए तो तुम फेल हो जाओगे, तुम आगे सिलेक्शन के तो छोड़ दो, है ना। क्योंकि हम क्या होता है, वो 1-2 क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा माइंडसेट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और पेपर के अंदर मैंने आपको बताया वो जो चौथा पिलर है वो आपका माइंडसेट भी है ना। वो एग्जाम स्ट्रैटेजी के अंदर आपका माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, आपकी अप्रोच प्रॉपर नहीं है, तो भाई सिलेक्शन नहीं होता है, कितना ही कर लो। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब यहां पर हमारे पास चैप्टर्स की बात करें फिजिक्स के अंदर, तो हमारे पास सबसे पहला चैप्टर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल के पेपर को उठाकर देख लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, इसके बाद रे ऑप्टिक्स, इसके बाद सेमीकंडक्टर, इसके बाद यूनिट डायमेंशंस, इसके बाद मैग्नेटिज्म, ग्रेविटेशन और रोटेशनल मोशन। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको अभी पढ़ने हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन मैंने आपको तीनों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए हैं। आप आराम से वीडियो को पॉज करके और इनका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हो और इनको अपनी रिवीजन प्लानिंग में ऐड कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। तो ये आपके पास 5 साल का डेटा था सारे ही सब्जेक्ट के मेन चैप्टर्स का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों कि हम ये जो वॉर शुरू करने वाले हैं अगले 50 दिन की, जो हम जंग लड़ने वाले हैं, जंग के अंदर हम 3 अलग अलग फेजेस रखेंगे। कौन कौन से फेज होंगे? सबसे पहला होगा हमारा कंसेप्ट रिपेयर फेज, दूसरा होगा स्कोर बूस्ट और तीसरा होगा फाइनल वॉर मोड। अब क्या क्या करना है इसके अंदर, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे यहां पर कंसेप्ट रिपेयर फेज को, जो हमारा 1 से 10 दिन तक चलने वाला है। इस 1 से 10 दिन में हम क्या करेंगे इसको देखते हैं। तो शुरुआत होती है बच्चों यहां पर कि अगर आपके नंबर 300, 400, 450 में अटके हुए हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहला आइडेंटिफाई एंड रिपेयर द वीक टॉपिक्स। अगर आपको कोई भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके आधे अधूरे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं नए चैप्टर्स उठाने, आधे अधूरे हैं, आपको लग रहा है कि यार इनको पूरा करने से कहीं ना कहीं मेरे नंबर बढ़ सकते हैं, कि बायोमोलिक्यूल्स मेरे को थोड़ा बहुत आता है लेकिन उसका प्रोटीन वाला पार्ट थोड़ा सा वीक है। अब कितना देर लगेगा आपको प्रोटीन पढ़ने में? हार्डली आपको 1 से 2 घंटे लगेंगे। क्या 1 से 2 घंटे पढ़ने से आपका वो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा? अब आपको अश्योरेंस है कि नहीं बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आएगा, गलत नहीं होगा। तो आपको इस
1 से 10 दिन में यही टॉपिक्स उठाकर और उनको रिवाइज करना शुरू करना है, इनको फिनिश करना है, रिवाइज और मेमोराइज इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। इसके बाद PYQs कंटिन्यूसली सॉल्व करते रहने हैं इन टॉपिक्स के, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बंद नहीं करना है। डेली कम से कम आप टारगेट रखिए कि 150 से 200 सवाल तो हम डेली लगा ही रहे हैं, लगाने हैं, बिना किसी ब्रेक के हमें ये क्वेश्चंस करने हैं बच्चों, वरना आपको पता है कि एक कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहोगे, कंसिस्टेंसी आती रहेगी। चलिए, ये तो था हमारा पहला फेज। ठीक, इसके बाद अगले फेज की तरफ चलते हैं जो 11 से 30 दिन तक चलने वाला है। 20 दिन का ये जो फेज है, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम कंटिन्यूसली रिग्रेस टेस्टिंग करेंगे हमारी। ठीक, तो हमारे पास 3 से 4 टेस्ट आपको पर वीक देने हैं। इसके बाद एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ गलतियां कर रहे हो ये आपको जरूर देखना है बच्चों। आप खुद सोच कर देखो, आपके 2-2, 3-3 नंबर भी अगर रेगुलरली इंक्रीज हो रहे हैं तो 50 दिन है ना, 50 दिन के अंदर आप कितना इंप्रूव कर सकते हो, आप खुद सोचो। तो आपको धीरे 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 करके अपने मार्क्स को, एक दिन में कभी भी आप 300 से और 600 नहीं पहुंचोगे, एक दिन में कभी भी नहीं होगा, लेकिन वो ग्रेजुअली होगा। उस ग्रेजुअली होने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, एक मिस्टेक नोटबुक, मैं पहले भी बात कर चुका हूं इसके बारे में, है ना, तो एक मिस्टेक नोटबुक आपको मेंटेन करनी है, क्या गलतियां कर रहे हो उनको लिखना है। इसके बाद आगे चलते हैं, फाइनल जो फेज होगा हमारा, लास्ट के जो 10 दिन होंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, वहां एक स्ट्रिक्ट रूटीन होगा। अभी आप कैसे भी पढ़ो, लेकिन लास्ट के 10 दिन एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना है। 2 से 5 के अंदर एक टेस्ट तो कंडक्ट होगा ही होगा, 2 से 5 में ही करना है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट टाइम है आपका, उसी में सबसे ज्यादा ब्रेन को एक्टिव रखना है। अब आप क्या कर रहे हो भैया, रात को तो टेस्ट दे रहे हो और दिन में सो रहे हो, क्या ब्रेन एक्टिव होगा वहां जाकर? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका रेस्टिंग टाइम है। तो आपको इस टाइम पर अब ब्रेन को एक्टिवेट रखना है। तो आपका कंप्लीट एग्जाम सिमुलेशन, सिमुलेशन का मतलब है कि भैया पूरा एनवायरमेंट फील करना है एग्जाम का, और प्रॉपर टेम्परामेंट डेवलप करना है एग्जाम के लिए कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं कर सकता हूं। मैंने आपके लिए अफर्मेशंस 5 अपलोड भी किए हैं, आप शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको डेली सुनेंगे, आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपको समझ आएगा, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। तो अब करना यह है कि आपको कम से कम डेली यहां पर टेस्ट देने हैं। मॉर्निंग के अंदर वही 2 से 5 अपना जो दिन का टाइम है उसके अंदर आपको एक प्रॉपर टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, साथ ही साथ रिविजन करना है हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसका। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। कोई नए टीचर्स के पास जाकर नई स्ट्रैटेजीज डिफाइन नहीं करनी है, कोई नई किताबें सॉल्व नहीं कर रही हैं, रैंडम स्ट्रैटेजीज को उठाकर नहीं देखना है, फालतू की चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है। कुछ दिनों के लिए डिस्ट्रैक्शन हमारे पास नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी की किताबें होनी चाहिए, PYQ कंटिन्यूस चलने चाहिए, मॉक टेस्ट कंटिन्यूसली चलने चाहिए। अगर आप ये कर रहे हो तो आप अपना सिलेक्शन इंश्योर करोगे। और सिलेक्शन, मैंने अगेन आपको शुरुआत में भी कहा था कि सिलेक्शन की गारंटी हो ना हो, लेकिन इंप्रूवमेंट की गारंटी है कि आप इंप्रूव डेफिनेटली करोगे और आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी आएगी जिससे आप प्रॉपरली अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हो। चाहे इस साल नहीं हो सकता है अगले साल, लेकिन क्योंकि आपने साल भर मेहनत तो करी नहीं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए होता तो आप साल भर मेहनत करते। अब अगर आप 50 दिन में ये सोच रहे हो मेरा सिलेक्शन हो जाए, कोई जादुई मंत्र मिल जाए, तो वैसा तो नहीं हो सकता, है ना। लेकिन एटलीस्ट आप कंसिस्टेंट हो जाओगे, आपको पता लग जाएगा कि भाई मुझे सिलेक्शन के लिए क्या करना होता है, और अगले साल, अगले बार जब मैं पेपर दूंगा तो ये गलतियां मैं एटलीस्ट ना दोहराऊं। ठीक, इसके बाद एक प्रॉपर आपके पास शेड्यूल जो होना चाहिए कि भैया मॉर्निंग में आप अपनी जब उठते हो तो आपका ब्रेन धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू होता है, तो उस समय पर वो फ्रेश माइंड के साथ आप न्यूमेरिकल्स करना शुरू कर दो। आप रात को क्या होता है, थके हुए ब्रेन के साथ न्यूमेरिकल्स करते हो तो आपके ब्रेन की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, उस समय कम हो जाती है। तो आप कोशिश ये करो कि आप मॉर्निंग में फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दें। ठीक, इसके बाद बायोलॉजी पढ़ लें। दिन के या शाम के टाइम पर आप अपना टेस्ट का जो टाइम है वो डिफाइन कर ले 2 से 5 में। उसके बाद आप शाम को केमिस्ट्री को टाइम दे सकते हैं या अगेन बायो को टाइम दे सकते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग। लेकिन आप कोशिश ये करें कि जो पैटर्न है उसको समझें कि आपका ब्रेन एक्टिव कब है, उसको जब वो एक्टिव है तो उससे कौन सा काम इजीली करवाया जा सकता है। क्या कैलकुलेटिव पार्ट जो है वो जल्दी, अगर सुबह ब्रेन फ्रेश है तो क्या उस समय पर उससे कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा हो सकता है? हाँ बिल्कुल सही बात है, हो सकता है। तो हम उस पर ज्यादा टारगेट करें कि भाई उस टाइम पर हम प्रॉपरली यहां पर क्या कर रहे हैं, जो न्यूमेरिकल्स है उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद रात के समय पे क्या करना है, एक तो दिन भर जो किया उसका एनालिसिस, और अगले दिन का एक छोटा सा टारगेट। ये नहीं प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी है भैया 1 घंटे ये करूंगा 2 घंटे ये करूंगा,
कि भाई ये 4-5 चीज़ें पढ़नी है सुबह उठकर और अपने को प्रॉपरली एक तरीके के साथ ये टू डू लिस्ट अपनी है, सुबह उठते ही ये चालू कर देना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है। सुबह उठे, अपने पास टू डू लिस्ट लगी हुई है सामने और टू डू लिस्ट पे काम करना शुरू कर दिया। बात समझ आ रही है? तो आपके पास एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए और शाम को वो खत्म हुई है या नहीं हुई है, दिन भर में जो गलतियां करी है, एनालिसिस अपना प्रॉपर होना चाहिए। चल, तो ये थी बच्चों। अब 3 चीज़ें आपके सिलेक्शन को इंश्योर करेंगी, कंसिस्टेंसी, एग्जीक्यूशन और डिसिप्लिन, कि आप इस स्ट्रैटेजी को कितना अच्छे से फॉलो करते हो, आपका जो कंसिस्टेंसी है वो प्रॉपर है या नहीं है, आप डिसिप्लिन हो नहीं। ये 3 चीज़ें जो हैं यही आपके सिलेक्शन को डिफाइन करेंगी। तो आई होप आप लोगों को बच्चों समझ आया होगा कि अगले 50 दिन मेरे पास जो हैं वो मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और मैं उन्हें अगर तरीके से यूटिलाइज करता हूं तो मैं बहुत अच्छा कर जाऊंगा। हो सकता है कि सेलेक्ट हूं या ना हूं, लेकिन मैं अपना बेस्ट दे सकता हूं अगले 50 दिन में और कहीं ना कहीं अपने अंदर से ये रिग्रेट खत्म कर सकता हूं कि भाई मैंने साल भर मेहनत नहीं करी है। क्योंकि देखो, मैंने आपको बताया कि फेलियर से ज़्यादा बड़ा है उसका रिग्रेट, है ना, कि हमें ज़िंदगी भर दुख रहेगा कि मैं अगर उस समय मेहनत कर लेता तो शायद हो जाता। तो ये रिग्रेट से बच सकते हो आप अगर ये 50 दिन की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा और समझ आया होगा क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आज से आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे। तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें इस चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।